મને તળેલી વસ્તુઓ બહુ જ ભાવે છે તો હેલ્ધીયર ઓપ્શન એટલે ઓલિવ ઓઇલ કે સિંગ તેલમાં તળેલી વસ્તુઓ ખાઈશ तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े ना। बेसिकली पेट्रोल कोई भी ब्रांड का हो, जिस तरीके से उसका काम होता है इंजन चलाना, उसी तरह तेल कोई भी प्रकार का हो, अगर ज़्यादा मात्रा में उसका यूज़ किया जाता है या फिर उसे डीप फ्राई में यूज़ किया जाता है या फिर उसका रीयूज़ किया जाता है, वो हानिकारक होता है। कोई पण व्यक्तिનું वजन जो વધારે હોય तो ज एमने कोलेस्ट्रॉल थाय ने। वैसे अगर शरीर में फैट बढ़ता है तो उससे उसका वजन बढ़ता है, और अगर ब्लड में फैट बढ़ता है तो उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जो अगर कोईने कोलेस्ट्रॉल छे अने पोतानुं बहु ज ध्यान राखे छे खावा पीवा बधानुं तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करी शकाय ने। अरे यार मार दोगे यार, कोई भी प्रकार का स्मोकिंग ड्रिंकिंग इज वेरी हार्मफुल। पण सर બધા એવું કહે છે ને કે સ્મોકિંગ અને ડ્રિંકિંગ થી કેન્સર થાય, હૃદય તો સેફ ने। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं कैंसर के साथ कितना एसोसिएशन है उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट 100% स्मोकिंग एंड अल्कोहल से हार्ट का बीमारी हो सकता है। सारू, बस એવું માની લઈએ મારું કોલેસ્ટ્રોલ વધારે છે અને હું વર્કઆઉટ કરું છું તો બધું ખાઈ શકીશ ને હું? ऐसा नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट वर्कआउट करना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने खाने पीने में ध्यान रखें। सर સાચું કહેજો, આ હાર્ટ અટેકના કેસીસ જે વધી રહ્યા છે એ વેક્સિનના લીધે વધી રહ્યા છે। वैक्सीन के अलावा आपको कहना चाहिए कि लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रहे हैं। आपने वैक्सीन लिया 2021 में और 2025 में आप लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखते हो। તો હવે સર તમારે મને કહેવું પડશે કે હૃદયની તકલીફોથી હું કઈ રીતે આખી જિંદગી બચીને રહી શકું? इतनी बड़ी बात इतने छोटे में कैसे कहूँ, आपको इसके लिए इंटरव्यू देखना पड़ेगा। એક વાત કહું, આપનું સ્વાગત છે, મારું નામ છે કુંજ ઠક્કર। દિવસો જેમ જેમ આગળ વધતા જાય છે ને એમ સ્ટ્રેસ લેવલ પણ વધતો જાય છે। આ સ્ટ્રેસ લેવલનું કારણ શેર બજાર હોય, જવાબદારીઓ હોય, બાળકો હોય, માતા પિતા હોય કે બીજા કોઈ બી કારણ હોય, પણ આ સ્ટ્રેસ લેવલના લીધે હવે લોકોના હૃદય નબળા પડી ગયા છે અને કદાચ એટલે જ આપણે આટલા બધા હાર્ટ અટેકના કેસીસ જોઈ રહ્યા છે। હવે આ જે હાર્ટ અટેકના કેસીસ આવ્યા છે એટલે મને તો બહુ જ બધા પ્રશ્ન થયા છે હૃદયના રોગ અને એની ટ્રીટમેન્ટને લઈને અને કઈ રીતે હૃદયને આપણે સાજું રાખી શકીએ। અને એના માટે હું આવ્યો છું અમદાવાદના શેલ્બી હોસ્પિટલમાં અને ડૉક્ટર વરુણ સિબ્બલે આપણને સમય આપ્યો છે। સૌથી પહેલાં તો સર થેન્ક યુ સો મચ અમને સમય આપવા માટે। નમસ્તે સર, હવે તમારું એક નાનકડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માંગુ છું। સર એક કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે, 7 વર્ષથી વધુ વર્ષના એક્સપિરિયન્સમાં અત્યાર સુધી સરે 2000થી વધુ એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરી છે, 10,000થી વધુ એન્જિયોગ્રાફી કરી છે, પેસમેકર ઘણા બધા લગાયા છે, આઈસીડી ઇમ્પ્લાન્ટેશન્સના પણ સરે ઘણા બધા ઓપરેશન્સ કરેલા છે। બેસિકલી કાર્ડિયોલોજીની ફિલ્ડમાં એક એક્સપિરિયન્સ્ડ વ્યક્તિ આપણને આજે સમય આપ્યો છે અને શેલ્બી હોસ્પિટલને તો આપ સૌ ઓળખો જ છો। 11 શહેરોમાં 16 હોસ્પિટલથી વધારે હોસ્પિટલ્સ છે શેલ્બીના અને વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયાની વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ચેન્સ ઓફ હોસ્પિટલ્સ છે। તો હવે ઇન્ટ્રોડક્શન તો પતી ગયું સર, પહેલો પ્રશ્ન હું તમને એ પૂછવા માંગુ છું કે હૃદયની અલગ અલગ તકલીફો કેમ થાય છે? तो बेसिकली हार्ट में 4 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। किस प्रकार की बीमारी आपको हो रही है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। पहले टाइप की बीमारी हो सकती है आपके हार्ट के वेसल्स के अंदर, उसके वजह से हार्ट ब्लॉक हो सकता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरे टाइप की बीमारियाँ होती है जो वाल्वुलर रिलेटेड होती है, जिसके अंदर वाल्व खराब हो सकती है। तीसरी टाइप की बीमारी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकता है, जिसे हम अरिथमिया कैसे कहते हैं। और चौथे टाइप की जो बीमारियाँ होती है वो बच्चों में मिली जाती है, जिसको कहते हैं हार्ट में होल होना। તો પછી સર હવે મારે એ જાણવું છે, આગળ આપણે જઈએ પહેલા કે આ હૃદયને આપણે હેલ્ધી કઈ રીતે રાખી શકીએ? तो बेसिकली एना 3 prong अप्रोच अपन वापर करी सके। इसके अंदर जो पहली अप्रोच रहेगी उसके अंदर रहेगा आपका डाइट के अंदर आपका इंक्रीज इन फाइबर कंटेंट, बाहर का खाना कम खाना। सेकेंड होता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर आपको आते हैं एक्सरसाइज अच्छे से करना, 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक हम सजेस्ट करते हैं। एंड कोई भी 2 दिन लगातार छुट्टी नहीं लेना है, और अगर आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो कम से कम हफ्ते में 2 बार करनी चाहिए। एंड स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए। एडिक्वेट स्लीप का मतलब होता है 7 से 9 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप। एंड उसके बाद आता है स्ट्रेस लेवल, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। આ સર સ્ટ્રેસ લેવલ તમે કીધું ને એટલે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન મારો આ જ છે કે સ્ટ્રેસ લીધું છે, માનસિક છે, ચલો મને ચિંતા થઈ ગઈ, પણ એના લીધે હૃદયની તકલીફો કેમ થાય? तो बेसिकली स्ट्रेस एक जो रिस्पॉन्स रहता है उसके वजह से बॉडी काफ़ी सारे एक्शंस लेती है। एक्सटर्नल रिस्पॉन्स इसके अंदर आता है, जैसे आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं उसके वजह से एंजाइटी हो सकती है, कई बार इसके वजह से डिप्रेशन भी होता है, और ओवर ईटिंग हो सकता है, ओवर स्लीपिंग हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी हो सकती है, सोशल इंटरेक्शन कम हो सकते हैं। In short, stress can lead to heart diseases or any other disease in multiple ways. હવે સર આ સ્ટ્રેસનું તો હું સમજી ગયો, સ્ટ્રેસથી શું થઈ શકે ને સાંભળીને મને સ્ટ્રેસ આવી ગયું છે, પણ હવે આપણે કોલેસ્ટ્રોલ પર જઈએ। આજકાલ બહુ જ બધા લોકોને કોલેસ્ટ્રોલ ડાયગ્નોઝ થાય છે,
तो ये कोलेस्टेरॉल केम થાય છે? सो कोलेस्ट्रॉल होने के लिए काफ़ी कारण मल्टीपल कॉजेज़ रहते हैं। एक होता है जेनेटिक कॉज रहता है, दूसरा रहता है आपकी डाइट इनएडिक्वेट रहती है, तीसरा होता है कि आप फिजिकल इनएक्टिविटी रखते हैं, चौथा रहता है आपका स्ट्रेस लेवल होता है, पांचवा होता है एसोसिएटेड बीमारियां हो सकती है जैसे कि डायबिटीज़, मेलाइटिस या हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसके साथ में आपकी हैबिट्स भी हो सकती है जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल, ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ब्लड में कम ज़्यादा कर सकते हैं। તો કોલેસ્ટ્રોલમાં એવું હોય છે ને કે ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ બી હોય, બેડ કોલેસ્ટ્રોલ બી હોય, એ શું હોય? कोलेस्ट्रॉल में हम उन्हें बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में कह सकते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसका आर्टरीज में डिपॉजिशन करने से बचाता है। इसके वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक के रिस्क कम हो सकते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वो बेसिकली वेसल्स में जाकर डिपॉजिट होता है, और वो जब डिपॉजिट होता है वो कभी भी फट सकता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक ये सब रिस्क होने के कारण रहते हैं। तीसरे टाइप का कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं जो फैट कंटेंट रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। जितना आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड है उसका 1/5 होता है ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, और ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल नॉर्मल एलडीएल से भी बहुत ज़्यादा खराब होता है बिकॉज ये आर्टरीज में ज़्यादा जल्दी डिपॉजिट होता है। તો સર મારિયાના લેવલ તરત જ ઘટાડવા હોય કે એચડીએલ જે ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ છે એના લેવલ વધારવા હોય તો કઈ રીતે વધારી શકે? तो HDL कोलेस्ट्रॉल कैन बी इंक्रीज बाय कंट्रोलिंग योर डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। LDL कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको दवाई का सहारा लेना पड़ सकता है। ट्राइग्लिसराइड एक ऐसी चीज़ है जो आप डाइट से बहुत ज़्यादा लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो डाइट plays a very important role in controlling triglycerides, indirectly oxidized LDL. તો પછી ડાયટ મારે પૂછવું હોય સ્પેસિફિકલી કે કેવું ડાયટ લેવું જોઈએ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવા માટે? तो डाइट के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। नंबर 1 होता है फाइबर्स। आपका फाइबर्स कंटेंट सॉल्युबल इनसॉल्युबल का पर डे कंजम्पशन 15 to 30 ग्राम्स पर डे का रहना चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश कुक्ड वेजिटेबल्स होने चाहिए। आप फ्रूट्स के अंदर कोई भी टाइप की बेरीज होती है जैसे कि क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, या फिर आंवला हो सकता है या जामुन हो सकता है। आप ड्राई फ्रूट्स के अंदर आलमंड्स, चिया सीड्स या वॉलनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो जिसके अंदर मूफा पूफा कंटेंट रहे उसको आपको यूज़ करना चाहिए। 3 टाइप के ऑयल्स मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ, जैसे कि कॉटन सीड ऑयल, पाम ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। एंड साथ में ऑयल का प्रमाण भी जब आप डेली यूज़ करते हैं, इट शुड बी अराउंड 10 to 15 ग्राम्स पर डे। ऑयल या फिर घी का प्रमाण, उसका रीयूज़ नहीं होना चाहिए, फ्राइंग नहीं करना चाहिए। सो ये सब फैक्टर्स होते हैं डाइट के अंदर विच कैन हेल्प अस आउट इन रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल। અને સર પામ ઓઇલ અગર મારે અવોઇડ કરવું છે તો દરેક પેકેટવાળી વસ્તુઓ ખાવાનું બંધ કરી દેવું પડશે કારણ કે મેક્સિમમ વસ્તુઓ પામ ઓઇલમાં જ તળાતી હોય છે। एब्सोल्युटली राइट, पाम ऑयल इज़ कंपेरेटिवली चीपर एंड दैट्स वाई आपको बाहर की तड़ेली वस्तु ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इससे कंज्यूमरिज्म बढ़ता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, बट हार्ट हेल्थ के लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। સર કોલેસ્ટ્રોલનું તો બધું મને ઉતરી ગયું છે એકદમ અંદર, પણ હવે હૃદયના રોગની ટ્રીટમેન્ટની વાત કરવી છે કે કઈ કઈ અલગ અલગ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ હોય છે હૃદયના રોગમાં? सो हृदयना रोग कई प्रकारना रहे एने हिसाबे આપણે ट्रीटमेंट निर्भर करे छे। सो 4 टाइप का हार्ट का प्रॉब्लम्स रह सकता है जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर आपके हार्ट के नसों में ब्लॉक है तो पहला डॉक्टर आपको देखेगा क्लिनिकली कि आपको सिम्टम्स है कि नहीं है। अगर सिम्टम्स नहीं है तो बेसिकली आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर कोई रिस्क फैक्टर है उसको करेक्शन के लिए डॉक्टर कह सकते हैं। जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन 3 मंथ्स के बाद फेल हो जाता है तो डॉक्टर आपको मेडिकेशंस पे अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड है चालू करते हैं। लेकिन अगर यही हार्ट ब्लॉक वाला पेशेंट सिम्टमेटिक है तो हमें देखना पड़ेगा सिम्टम्स स्टेबल है या अनस्टेबल है। लॉन्ग स्टैंडिंग सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में ड्रग्स पे चालू करते हैं। अगर ड्रग्स से अगर रिलीफ नहीं होता है और ब्लॉक बहुत प्रॉक्सिमल रहता है तब आपको एंजियोग्राफी सजेस्ट करके, अगर उसमें ब्लॉक रिलीव करके फ़ायदा होता है तो आपको एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी बताई जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर यही टाइप का पेशेंट अनस्टेबल होता है और इमरजेंसी में आया जाता है तो प्राइमरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ये ऐसे टाइप के पेशेंट्स में लाइफ सेविंग होता है। दूसरे टाइप की बीमारी होती है हार्ट के अंदर अगर वाल्व में ब्लॉकेजेस होते हैं तो। सो वाल्व के ब्लॉकेजेस के अंदर अभी न्यू टाइप की ट्रीटमेंट्स आई है जिसके लिए हार्ट खोले बिना भी ट्रीटमेंट दी जा सकती है। इसे कहते हैं टाइवर, TMVR, TTER। और उसके अलावा ओपन हार्ट सर्जरीज़ के अंदर भी इस टाइप की वाल्व्स को एड्रेस किया जाता है जो बहुत अच्छी टाइप की ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तीसरे टाइप की बीमारियां होती हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स भी 2 टाइप की होती हैं। अगर पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा रहता है तो उसे उस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई बार EP स्टडी करते हैं, कई बार
रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करके ऐसे ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर हार्ट रेट कम है तो उसका कारण ढूंढा जाता है, और अगर सिम्टोमेटिक है तो ऐसे पेशेंट्स को पेसमेकर कहा जाता है। 4 टाइप की बीमारियाँ, जैसे आपके बच्चे के अंदर हार्ट के अंदर होल है तो उसका क्लिनिकल कंडीशन देखा जाता है। उसे कई बार परक्यूटेनियस, जैसे कि एक स्किन पे इंसिजन लेने के साथ भी हम उसका होल बंद कर सकते हैं अगर वो फीजिबल है, या फिर ઓપન હાર્ટ સર્જરી કરતે हैं। હવે સરે જેટલી અલગ અલગ ટ્રીટમેન્ટ કીધી ને એ દરેક ટ્રીટમેન્ટને લઈને પણ મને પ્રશ્ન છે, એક પછી એક પૂછીશ। એન્જિયોપ્લાસ્ટી સર તમે કીધું, એન્જિયોપ્લાસ્ટી એટલે જે સ્ટેન્ટ મૂકે હૃદયમાં એ સેફ હોય આમ सर्जरी? ये उतना ही सेफ है जितना आप रोड पे चलाते हुए जाते हैं और आपको एक्सीडेंट होने का रिस्क रहता है, या आप गोलगप्पे खाते हैं और आपको पेट में इन्फेक्शन होने का। कोई भी प्रोसीजर अगर इंडिकेटेड रहता है तो हम देखते हैं रिस्क वर्सेस बेनिफिट। अगर बेनिफिट आउटवेट द रिस्क, डेफिनेटली ये प्रोसीजर करना चाहिए। सो ये रिस्की तभी है जब गलत हाथों में होता है और गलत इंडिकेटेड होता है। ઓકે, પણ સર હવે મેં ઘણી વખત એવું સાંભળ્યું છે કે અગર કોઈ જવાન વ્યક્તિ છે, ઓછું બ્લોકેજ છે નસોમાં, તો એ ઓટોમેટિકલી ક્લિયર થઈ જાય, એવું ઓટોમેટિકલી ક્લિયર થઈ શકે છે અને સેફ છે? ब्लॉकेजेस अगेन सिम्टोमेटिक है या नहीं उस पर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली भगवान की दया से 16% ऑफ द केसेस में ऑटो रिकैनलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की नस खुल सकती है, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर पूरा ब्लॉकेज रिलीव नहीं होता है। इसका मतलब है कि 84% ऑफ द केसेस के अंदर आपको एंजियोग्राफी के बाद स्टेंटिंग इमीडिएटली करना ही पड़ेगा, और बाकी के भी जो 16% केसेस हैं अगर उनमें हार्ट अटैक आया हुआ है, यू कैन नॉट लीव द ब्लॉकेज, यू हैव टू स्टेंट दैट पेशेंट इफ इट इज मोर देन 70% ऑफ द ब्लॉक। અને ઓછું બ્લોકેજ હોય તો આમ સેફ હોય ને, થઈ શકે ને ક્લિયર? बेसिकली अगेन ब्लॉकेज पर ट्रीटमेंट निर्भर नहीं रहती है, आपके सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स पे रहती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जो 70% टू 75% ऑफ द हार्ट अटैक्स आते हैं उनके अंदर हार्ट ब्लॉक लेस देन 40% होता है, मतलब कि मिनिमल। ऐसे पेशेंट्स के अंदर मेजर हार्ट अटैक आया जाता है, और सिर्फ 25 टू 30% ऑफ द पेशेंट्स रहते हैं जिनमें पहले से 70% ऑफ द ब्लॉक रहता है। जो जिनके अंदर पहले से ब्लॉक रहता है ऐसे पेशेंट्स एक बार सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर पहले ब्लॉक नहीं है और अचानक हार्ट अटैक आता है, सो हार्ट उसको अकस्टम नहीं होता है एंड इट कैन लीड टू डेथ। इस वजह से इवन इन अमेरिका अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द केसेस आज की डेट में भी हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम टेलीविज़न और मीडिया में देखते रहते हैं कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स आए थे और 2 घंटे में पेशेंट चल बसा। तो शायद चांसेस है कि उनका ब्लॉकेजेस कम होगा और इसी वजह से हार्ट अटैक फेटल हो गए, क्योंकि हार्ट को आदत नहीं थी कम ब्लड फ्लो की। या डेफिनेटली उनको आदत नहीं थी कम ब्लड फ्लो की, उनका मेटाबॉलिज्म उसके अनुसार निर्धारित नहीं था। ये आज मुझे पता लगा है सर। तो अब किसी को अगर चेक करवाना है कि ब्लॉकेजेस है कि नहीं है तो कौन से टेस्ट करवाने पड़ेंगे? बेसिकली अगेन फर्स्ट इज लाइक सिम्टम्स। ब्लॉकेजेस 20 साल के बाद हर किसी में डेवलप होना चालू करते हैं। हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए हमें रिस्क फैक्टर एंड सिम्टम इवैल्यूएशन करना पड़ता है। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपके रिस्क फैक्टर्स नहीं है, और फैमिली में अगर किसी को हार्ट यंग एज में प्रॉब्लम नहीं है तो यू आर एट लो रिस्क। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को हार्ट अटैक आया है, आप मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड है, तो आपको रिस्क फैक्टर्स के लिए टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं। ये टेस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ECG, लिपिड प्रोफाइल, एंड कुछ केसेस में 2D इकोकार्डियोग्राफी आफ्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्या आपको पता है इटली के अंदर हर एथलीट का ECG करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उन पेशेंट्स के अंदर वहाँ के पॉपुलेशन में एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से सडन हार्ट डेथ हो सकता है, अरिथमिया वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जिसे हम ARVD कहते हैं। सो एक ECG से भी कई बार पता चल सकता है कि आपके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं कि नहीं। પછી સર બાયપાસની વાત કરીએ તો બાયપાસ પ્રોસિજર ત્યારે થાય જ્યારે સ્ટેન્ટ મૂકવો પોસિબલ નથી, બ્લોકેजेस વધારે હોય ત્યારે, तो बाईपास सेफ હોય? अगेन डिपेंड्स आपका क्या क्लिनिकल इंडिकेशन है। अगर पेशेंट को बाईपास से फ़ायदा होता है, इट इज़ वेरी मच सेफ इन गुड हैंड्स। सो डिपेंड्स आपका क्लिनिकल कंडीशन क्या है, वेदर द प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड और नॉट एवरीबडी नीड्स अ बाईपास। अगर ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो ही हम बाईपास करके जो नस लगाते हैं, वो नस जो फीडिंग आर्टरी जो पेरेंट आर्टरी होती है उसे फीड कर सकती है, और बाईपास पेटेंट रह सकता है। હવે સર હાર્ટ અટેક આવે કોઈ પણ વ્યક્તિને તો એના લક્ષણો શું જોવા મળે, અને લક્ષણો જોવા મળે તો કેટલી વારમાં હોસ્પિટલ જવાનું, ને હોસ્પિટલ જાય પછી આખી શું પ્રોસિજર હોય? Yes, so 2025 कंसेंसस गाइडलाइन ऑन अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में न्यू आई है, और उसके अंदर बताया कि फर्स्ट थिंग, अगर आपको कुछ भी लग रहा है जैसे एसिडिटी जैसा,
उसके साथ में आपको या फिर छाती में पीछे दुख रहा है, उसके अलावा आपको अगर आपके जबड़े के नीचे दुख रहा है, पेट के नीचे भाग के ऊपर दुख रहा है, पीठ में दुख रहा है, अगर आपके लेफ्ट हैंड में दुख रहा है तो शायद ये हार्ट अटैक हो सकता है। साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर चक्कर आना या फिर बहुत सारा पसीना आना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, ये सब चीज़ें हो सकता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। सो फर्स्ट थिंग, आपको सिम्टम्स चालू होते हैं, आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपको डॉक्टर या फिर कोई भी जब एड्रेस करते हैं, उसके बाद फर्स्ट थिंग टू डू इज़ ECG विद इन 10 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट्स के अंदर हमें पता चलता है कि ये ECG में 100% नस ब्लॉकेज है कि नहीं है। उसके बाद हम 2 एडिशनल रिपोर्ट्स और कर सकते हैं। एक होता है ब्लड रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी, एंड 4th रिपोर्ट होता है 2D इकोकार्डियोग्राफी, जो एक हार्ट का अल्ट्रासोनोग्राफी है। अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ हमें पता चलता है कि हार्ट के अंदर मूवमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, वाल्व में लीकेज है कि नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। रिसेंटली 2 हफ्ते पहले हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यंग मेल 42 ईयर ओल्ड अपेरेंटली हेल्दी पेशेंट हमारे पास आए थे चेस्ट पेन को लेकर विद इन 1 आवर। ये पेशेंट के ECG में चेंजेस ज़्यादा नहीं थे और उनका ट्रोपाई रिपोर्ट किया, लेकिन ट्रोपाई रिपोर्ट 3 घंटे बाद ही पॉजिटिव आता है और ये पेशेंट 1 घंटे के अंदर आता है, वो नेगेटिव था। लेकिन हमने इकोकार्डियोग्राफी किया, इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट अटैक के लक्षण थे। ये पेशेंट को हमने इमरजेंसी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिया एंड उसके अंदर हार्ट की नस खोली एंड इस तरीके से पेशेंट को एक नई ज़िंदगी मिली। सो टाइम इज़ मसल, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज़ लाइक जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचे। તો સર એવી કોઈ દવાઓ છે જે દવાઓ અગર મને લાગે કે કોઈ લક્ષણો છે તો હું લઈ શકું તો મારો આમ ચાન્સ વધી જાય? डेफिनेटली इस प्रकार की दवाएं उपलब्ध है, लेकिन कई बार आपके पीठ में, आपके जब छाती के पीछे जब दुखता है तो ये सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से नहीं, पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है या फिर आपको पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। दवाई जो अवेलेबल है उसका नाम है एस्पिरिन, आप डिस्पर्सिबल फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन अगर वो दवाई आप बिना सुपरविजन के लेते हैं, सो वही दवाई जहाँ पे हार्ट अटैक के लिए बेनिफिशियल है, वही पेप्टिक अल्सर के पेशेंट के अंदर वो डेथ कर सकती है, क्योंकि वो ब्लीडिंग कर सकती है। इसीलिए आपको सिम्टम्स ऑनसेट है तो आप पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचिए, जहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल रहते हैं। સર મેં ઘણી વખત જોયું છે ઘણા પતલા લોકો હોય છે, એમને બી હૃદયની તકલીફ હોય છે, એનું કારણ શું છે? ऐसा होता है क्योंकि पतला होना इज़ एक रिस्क फैक्टर कम होना। सो बाकी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सो इंटर हार्ट स्टडी करके एक इंटरनेशनल स्टडी ग्रुप हुआ था, जिसके अंदर 52 कंट्रीज़ के पेशेंट्स लिए गए थे। इसके अंदर टोटल ऑफ 9 रिस्क फैक्टर्स हमें पता चले थे, जो अनकन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स थे। कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स जिसके अंदर आते थे वो थे एक डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, पेट के अंदर मोटापा होना, स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन। एंड अनकन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स थे फिजिकल इनएक्टिविटी एंड साथ में साइको सोशल स्ट्रेस, एंड लास्ट था कि इनएडिक्वेट कंजम्पशन, यानी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो खान पान है, फ्रेश फ्रूट्स का, वो आप कम करते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। सो हो सकता है कि वो स्किनी पेशेंट के अंदर एक रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन बाकी में से कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स हो। एंड डेफिनेटली आप जेनेटिक्स हटा नहीं सकते हैं। अगर फैमिली में हिस्ट्री है, सो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट अटैक आ सकता है। પછી સર તમે આટલા બધા પેસમેકર મૂક્યા છે, તો એ પેસમેકરની જરૂરત ક્યારે પડતી હોય છે, એનું કામ શું હોય છે? तो पेसमेकर का मतलब होता है कि हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जब कम रहते हैं उनको रेगुलेट करना। अगर आपका हार्ट बीट लेस देन 40 बीट्स पर मिनट है या फिर आपका हार्ट बीट लेस देन 50 बीट्स पर मिनट है और सिम्टोमेटिक है, सो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्लिनिकली इंडिकेटेड होता है, तब डॉक्टर पेसमेकर एडवाइस करते हैं। સર એક પ્રશ્ન મારે જે પૂછવો છે કે હમણાં રિસન્ટલી આટલા બધા લોકોને આપણે હાર્ટ અટેક આવતા જોઈ રહ્યા છે, એનું કારણ શું છે? लाइफस्टाइल इज़ द कॉज, इनएडिक्वेट लाइफस्टाइल, स्ट्रेस इज़ द कॉज, इम्प्रॉपर डाइट इज़ वन ऑफ द कॉज। ये सारे 3 मेजर कॉजेज़ हैं जो बाकी सारे कॉजेज़ को प्रमोट कर रहे हैं। પછી સર રિસન્ટલી મેં એક વાત કહું કર્યો તો જેમાં મેં એક રિસર્ચ વાંચી હતી કે કોફીના લીધે હાર્ટ અટેક ઘટી શકે અને હાર્ટ સ્ટ્રોંગ થઈ શકે, એ વાત શું સાચી છે? तो येस, देयर इज़ वन आर्टिकल जो आया हुआ है, उसके अंदर ब्लैक कॉफ़ी कंजम्पशन विदाउट शुगर अगर रहता है एंड ब्रेकफास्ट टाइम या मॉर्निंग टाइम पे लिया जाता है, देन इट इज़ बेनिफिशियल। वही कॉफ़ी अगर आप बार बार रिपीट करते हैं, देन देयर इज़ ऑफ नो यूज़। एंड देर आर नो सर्टेन रिपोर्ट्स, बट इट हैज़ बीन, ऐसा बोला जाता है कि ग्रीन टी, इनके अंदर ब्लैक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड ब्लैक टी आप कंज्यूम कर सकते हैं। પછી મેં છે ને 6 મહિનાથી વર્કઆઉટ શરૂ કર્યું છે સર, તો એમાં મારો એક એમ બની ગયો છે કે મારી રેસ્ટિંગ હાર્ટ રેટ છે ને એ મને 50, 45, 45, 50, 55ની આજુબાજુ જોઈએ કે આપણે શાંતિથી આવી રીતે બેસીને વાતો કરતા હોય ત્યારે મારા હૃદયના ધબકારા 1 મિનિટમાં 45 થી 55 જેવા હોવા જોઈએ, જે બહુ સ્ટ્રોંગ હૃદયની નિશાની છે।
એ વાત સાચી છે અને એ મારો ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ? बेसिकली लो हार्ट रेट एक निशानी तो है कि आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग है, बट जो आप टारगेट हार्ट रेट कर रहे हैं 50 to 60, ये यूजली एथलीट्स के हार्ट में जिनको इंटेंस वर्कआउट का वो कर सकते हैं उनके अंदर हो सकता है. बट डेफिनेटली रेस्टिंग हार्ट रेट आपको लो करना ज़रूरी है विथ एक्सरसाइज एंड ऑल्सो विथ रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल. जिस तरीके से आपका जॉब प्रोफाइल है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डोपामिनर्जिक सर्च. डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो आपको क्विक रिवॉर्ड्स देता है, जैसे कि आपको फेसबुक पे लाइक्स आना या फिर हमको कोई न्यूज़ ब्रेकआउट करना. इस वजह से शायद आपके लिए स्ट्रेस लेवल्स बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट अचीव करना मुश्किल रहता है. सो इसका एक ही उपाय है कि हम अपने लाइफ में अपना जब भी हम सोशल मीडिया या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं उन्हें लिमिटेड रखें, अपने पे भरोसा रखें, स्ट्रेस कम रखें एंड मेडिटेट करें. આ તો તમે અડધો મેસેજ આપી દીધો. મારે તમને એ જ પૂછવું હતું કે તમે મેસેજ શું આપવા માંગશો કે હૃદયની તકલીફો લોકોને ના થાય એના માટે શું મેસેજ આપશો? बेसिकली अगर आपको सब पता है कि हार्ट बीमारियाँ किस वजह से होती हैं, सो इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. आपके 80 साल आपके वर्जन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब आप जवान थे या यंग थे या जब आपके पास टाइम था तब ये सब प्रिकॉशंस आप लेते तो आप बीमारियों से बच सकते थे, बिकॉज अल्टीमेटली हेल्थ इज़ वेल्थ. એટલે સર કહે છે એ વાત સાચી છે, પેન તો થવાનો જ છે. આજે પેન તમે સહન કરી લેશો અને વર્કઆઉટ કરશો અને બહારની વસ્તુ ઓછી ખાશો તો કદાચ તમારી પોતાની જાતને 80 વર્ષે તમે મિરરમાં જોઈને કહી શકશો કે આ 80 વર્ષે હું ખુશ છું એ પેલા પેનના લીધે. નહીં તો 80 વર્ષે તમને તકલીફોનો પેન થઈ શકે છે. થેન્ક યુ સો મચ સર. એટલે વરુણ સર આપણી સાથે જોડાયા હતા શેલ્બીથી. હજુ અડધો કલાક હું વાતો કરી શકું એટલા બધા સવાલો મને થયા છે, પણ અહીંયા પ્રશ્નોનો આપણે અંત લાવીએ છીએ. તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન થાય છે ને તો તમે સર માટે કમેન્ટમાં કરજો. આજે મને ખાસી બધી નવી વસ્તુઓ જાણવા મળી છે, તમને પણ નવી જાણવા મળી જશે એ મને ખબર છે. હવે કોઈ પણ પ્રશ્ન થાય છે તો કમેન્ટમાં લખજો, નહીં તો શેલ્બીમાં સરને ડિરેક્ટલી તમે આ સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે નંબર ઉપર કોલ કરીને પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ સર. थैंक यू सो मच. આજે મારા હૃદયની આંખો ખુલી ગઈ.